नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे साथ इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रमेश जुड़े हुए हैं, जो दिमागी नक्सल, जिसे पहले अर्बन नक्सल कहा जाता था, दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रयुक्त होने लगा। सवाल यह है कि अराजकता के जरिए क्या लोकतंत्र को पाया जा सकता है, क्योंकि आज इसी को जस्टिफाई किया जा रहा है। और रवि सर से सवाल तो हमारा ये होगा ही, उसकी व्याख्या ये करेंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि आज देश का युवा, और आज की बात नहीं, आज़ादी के बाद से ही व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के और व्यवस्था का प्रतिकार करते हुए जबरन अपना अधिकार लेने की बात, क्या लोकतंत्र का यही मूल्य है? क्योंकि छात्र इसको फैशन के तहत विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश लेते ही इसका वर्ण कर लेते हैं, इसका अंगीकार कर लेते हैं कि व्यवस्था का विरोध करना ही आपके प्रोग्रेसिव होने का प्रमाण है। और बदलते परिवेश में इस सोच को बदलने की जरूरत है कि आखिर में राष्ट्रवाद और राष्ट्र के मूल्य स्वीकार करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला और उसको लेकर के यूथ में एक नई जागरूकता पैदा करने वाला भी बहुत ही प्रोग्रेसिव माना जा सकता है। इस सोच को कैसे स्थापित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है, और शायद नक्सलवाद अर्थात दिमागी नक्सल पर एक बड़ी चोट होगी। ये मेरा अपना एक कंक्लूजन है, जो मैंने सवाल के पहले ही अपने एंकर में ओपन किया। प्रोफेसर रवि रमेश, जो इस पर एक शोध कर रहे हैं और समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में लिख भी रहे हैं, प्रकाशित भी हो रहे हैं, आज हार्ट टॉक भारत पर उसका जिस्ट हम लेंगे, विचार जानेंगे कि आखिर में क्या ये खत्म हो सकता है। इसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में ये स्कूल से बाहर आने वाले लड़के जो दिल्ली में होते हैं या किसी भी बड़े जगह पर जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वो व्यवस्था के विरोध में जाने के लिए उन संस्थाओं को नहीं बल्कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना ही अपना प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस शो करने का एक जरिया मानते हैं। क्या ऐसे में दिमागी नक्सल खत्म हो सकता है? जी नमस्ते दिवाकर जी, आपको और आपके दर्शकों को। बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसमें विशेष भूमिका चूंकि युवाओं की आप देख रहे हैं, तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। नक्सलवाद से हम सब परिचित हैं। जी लगभग हमारी आपकी पीढ़ी के लोग नक्सलवाद से सुपरिचित हैं, क्योंकि वो हिंसा का दौर, आपने शुरुआती दौर देखा, मैंने उसके बाद का हिंसा का दौर देखा, किस तरह से रेड कॉरिडोर और पशुपति से तिरुपति तक एक बंदूक लेके सरकारें हिलाना, समांतर सरकार चलाने का प्रयत्न करना, ये सब हुआ। और ये सब हुआ किस लिए? न्याय दिलाने के लिए। ये सब हुआ किस लिए? किसानों को उनकी भूमि का हक दिलाने के लिए। नक्सलबाड़ी गांव जहां से ये शुरू हुआ, राइट। जमींदारों की हत्या के से शुरू हुआ। आदर्श चारू मजूमदार ने 8 पर्चे लिख के बहुत बड़े बड़े रखे, लेकिन एक भी लक्ष्य नक्सलवाद जो है पूरा नहीं कर सका अपना, क्योंकि रास्ता ही गलत था। रास्ता ही गलत था। अब दूसरा विषय आते हैं कि एक तो जो जंगल का नक्सलवाद को मैंने अपने एक लेख में दो मुहा सांप कहा है, और पूरी जिम्मेदारी से, चूंकि मैंने दो मुहा सांप देखा है। उसका एक मुंह तो बहुत एक्टिव रहता है, दूसरा उतना सक्रिय नहीं रहता, लेकिन जहर उसमें भी उतना ही मिलेगा। होता यह है कि जंगल में जो नक्सली है वो आम आदिवासी, ज्यादातर उसमें से आम आदिवासी हैं। इनके कमांडर्स, इनके कुछ लीडर भले कुछ ट्रेंड प्रशिक्षित शिक्षित लोग हों, लेकिन इनके जो लड़ने वाले हथियारबंद दस्ते थे, जो अब लगभग समाप्त हो गए हैं, वो आम आदिवासी थे, आम लोग वहां के थे, जिनको असल में समस्याएं थी, जिन तक लोग तंत्र के बाद, आजादी के बाद जिन तक शासन सुविधाएं नहीं पहुंची थी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जहां नहीं पहुंची, तो उनके लिए एक चमक धमक वाला लोकतंत्र क्या होता है वो जानते भी नहीं थे। तो वो अब उनकी पीड़ा को उकसा कर कि आपके साथ तो अन्याय हो रहा है, ये जो शहरी, जिसे अर्बन नक्सल कहा जाता था, वो उनको जाके कहीं न कहीं से उस तरह से काउंसिल करते थे। आप मनुष्य के दिमाग को कैसे भी डॉक्ट्रिनेट कर सकते हैं, ब्रेन वॉश कैसे भी कर सकते हैं, ये हम देखते हैं आतंकी संगठनों में कैसे पढ़े लिखे IITians और डॉक्टर भी चले जा रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग संभव है। तो यही ब्रेन वॉशिंग वहां जाए, और ये तो भोले भाले
आदिवासी ग्रामीण लोग, इनको तो बरगलाना और आसान है, क्योंकि इनके सामने एविडेंस दिखता है कि भाई कोई मलाई खा रहा है और तुम रोटी को मर रहे हो। लेकिन लोकतंत्र में क्या बंदूक से रोटी पाना रास्ता है? क्योंकि जिस विचारधारा से पनपा है नक्सलवाद, जिस मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा से पनपा है, जिन जगहों पर इसका सफल प्रयोग हुआ वहां भी असफल हो गए। बिल्कुल। उदाहरण के यूएसएसआर, रशिया, चाइना, क्यूबा, वेनेजुएला, जहां जहां आए आए तो ये जनता के शासन के लिए आए, तो ये बुर्जुआ, कथित बुर्जुआ को मिटाकर एक प्रोलेटरिएट लोकतंत्र लाने के लिए, आम जनता का जनवादी लोकतंत्र लाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये 4-5 लोग मिलकर तानाशाही स्थापित कर लेते हैं और उसी में सिमट कर रह जाता है लोक और तंत्र दोनों, जिसकी वजह से वो न्याय व्यवस्था वगैरह का दावा तो दूर हो जाता है। अब आते हैं हम ये अर्बन नक्सल जो है, जो जंगल में रहने वाले उस नक्सली को कोई एनजीओ बना के, कोई लेख लिख के, कोई विचारधारात्मक कार्य करके, कुछ चिकित्सा सुविधा देके किसी न किसी माध्यम से उस जंगल के नक्सली को सुविधा पहुंचाते थे। एक नेटवर्क इनका चलाते थे, एक अपैरेटस जिसे कहते हैं पैरेलल, इनका रन करते थे शहरी भागों में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, और इनमें अधिकांश प्रोफेशनल भी होते थे। मजेदार बात यह है कि ये सब सरकारी संसाधनों पर ही जीने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग सरकारी नौकरियों में, व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई पत्रकार बन जाए, या ऐसे जज बन जाए। हर जगह ये लगभग ऐसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करने लगे 70 के दशक के बाद। और 90 के दशक के बाद जब सुरक्षा यंत्रणाएं और ज्यादा कठोर होने लगी, तो ये अर्बन नक्सल और ज्यादा तेजी से प्रोलिफरेट हुए, बढ़े, क्योंकि जंगलों को इनके सपोर्ट की जरूरत थी। अब जहां तक हम आते हैं इसके एक महत्वपूर्ण लिंक को समझने में, कि ये अर्बन नक्सल को भी टारगेट एक तरह से किया जाने लगा सरकारी तंत्र द्वारा, सुरक्षा यंत्रणाओं द्वारा। तो इन्होंने ये सोचा कि आप मनुष्य के शरीर को मार सकते हैं, लेकिन उसके विचार को नहीं। ये चीज वॉल्टेयर से लेकर, गांधी से लेकर, टॉल्स्टॉय से लेकर सभी प्रमुख विचारक मानते हैं, भगत सिंह भी मानते थे, बिल्कुल, कि मनुष्य को मार सकते हो, अब उसके विचारों को नहीं। विचार शाश्वत होते हैं, अब उनको आप नकारात्मक रूप में पुनर्जीवित करिए या सकारात्मक, जैसे रक्तबीज, नक्सलवाद का विचार रक्तबीज की तरह इन्होंने फैलाया पूरे देश में, कि ये पनपेगा दिमागों में लोगों को। अब सबसे आसान टारगेट कौन होता है इनका? तो सबसे आसान टारगेट होता है वो 15 साल से लेकर 30 साल का युवा। क्यों आसान होता है? क्योंकि वो अपने उम्र के उस दौर में है जब वो हर चीज नए प्रयोग को कर लेना चाहता है, जब उसमें विद्रोह की भावना पनपती थे, जब वो आसपास अपने जो अन्याय, अत्याचार, गरीबी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का शोषण देखता है, राजनीति में भ्रष्टाचार देखता है, नेताओं का दुर्बल चरित्र देखता है, तो जाहिर सी बात है चिंतित हो जाता है। कभी कभी उसकी चिंता फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक चली जाती है। और जब ये विचार सुनता है कि नहीं, युवाओं को दुनिया बदलनी है, समाज देश युवाओं को बदलना है, इसलिए हमें आगे आना होगा, ये लोग तो पुराने हो गए, ये तो रूढ़िवादी हो गए हैं और ये कुंडली मार के ऐसे तंत्र चलाते रहेंगे, ऐसी बातें करके उनको। और कुछ बड़ी जनरल सी बात है, जैसे मैं अपने छात्र जीवन में सुना करता था, मेरे कैंपस में नारे लगते थे कुछ ऐसे ही कम्युनिस्टों द्वारा, हम मेहनत कश मजदूर कभी जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अब एग्जैक्टली क्या चाहिए इसमें कुछ क्लियर नहीं होता, आपको सारी दुनिया किसी कागज में लिख के मिल जाएगी, तो एकदम से इम्प्रैक्टिकल विचारधारा है, जो आपको बहुत ही भावनात्मक स्तर पर ले जाकर, जैसे मैं चांद लाके दे दूंगा, चांद तुम्हारे तारे तुम्हारे कदमों में लाके दे दूंगा, ये सिर्फ काव्यात्मक स्तर पर बात समझ में आती है, ये व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतरी। वैसे ही नक्सलवाद एक काव्यात्मक और बहुत ही अति दार्शनिक बात को लेकर चली और कहीं भी सफल नहीं हुई। युवाओं को ये टारगेट इसलिए करते हैं कि वो युवा जो विद्रोह करेगा, क्योंकि एक तो वो युवा अभी समाज पर निर्भर है, उसके आर्थिक लालन पालन के लिए उसका खर्चा समाज उठा रहा है, माता पिता उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। वो अपने खर्चे से मीटिंगें करेगा, बैठकें करेगा, संसाधन जुटाएगा, पर्चे लिखेगा, पंपलेट लिखेगा, नारे सड़क पर अपने खर्चे से लगाएगा। हाँ, जब कहीं कानूनी अड़चन में फंसेगा तो उसके माँ बाप झेलेंगे, इनको कोई ऑनर्स नहीं लेने, तुरंत गायब।
तो इसलिए ये युवाओं को बड़े सिस्टमेटिकली अपना लक्ष्य बनाते हैं। उस मेरा तो एक सवाल है, ये मेरा एक सवाल है इसमें, यही तो समस्या है कि ये अपने लक्ष्य जिसको इन्होंने टारगेट किया उसमें ये सफल हो जाते हैं। इनको अगर चेक करना है या इनके लोकतंत्र है, इसको बैलेंस करना है, तो जो राष्ट्रवाद की एक सोच है और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर से प्रभावी होनी चाहिए, वो इनइफेक्टिव क्यों हो जाती है इनके सामने? दिस इज बिग एंड बिग प्रॉब्लम सर। नहीं, ये इनइफेक्टिव तो नहीं कहेंगे, इसमें ऐसा कि इनकी टूल किट पहले समझनी होगी। जी। जैसे ये शुरुआत करते हैं, मैंने अपने छात्र जीवन में भी देखा, नाटक मंडलियां बनाएंगे, हाँ, पोएट्री सर्कल बनाएंगे, राइट, शेरो शायरियों के सर्कल बनाएंगे, गोष्ठियां करवाएंगे, राइट। स्टडी सर्कल बनाएंगे। मतलब हर वो चीज जो एक युवा को अच्छी, उसके लिए अच्छी है, ये सब चीजें अच्छी हैं, लाइफ को खुशहाल बनाती हैं, सजीव बनाती है एक युवा को। उसे लगता है कि मैं सही चीजों में जा रहा हूँ। धीरे धीरे वहां ऐसी कविताएं, ऐसे लेख, मतलब वहां पाब्लो नेरूदा नेरूदा को छोड़कर कोई कवि ही नहीं मिलेगा, वहां फैज को छोड़कर कोई शायर ही नहीं मिलेगा, अदम गोंडवी को छोड़कर कोई कविता ही नहीं मिलेगी। मतलब बिल्कुल टेम्पलेट फिक्स है इनकी टूल किट का। तो इन चीजों के माध्यम धीरे धीरे उन्हीं में से फिल्टर करते हैं, सबके सब नहीं, मुश्किल से 2-3% युवा इनके साथ जाते हैं। ये प्रभावित भले बड़े मास को करें, लेकिन इनके साथ 2-3% लोग ही जाते हैं। यही एक बड़ा सवाल है। मैंने अपने छात्र जीवन में स्वयं अपने विश्वविद्यालय में देखा कि उस समय कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने एक नाटक किया, गगन दमामा बाजियो, पीयूष मिश्रा जी का, वो नाटक किया और हम लोग दर्शक बन के भी गए थे उसमें, और पूरी तैयारी उनका देख रहे थे, कैसे शाम को बैठ के स्टडी करते, 15-20 लड़कों को इकट्ठा कर लेते थे, हम निकलते थे डिपार्टमेंट से बाहर, तो नोटिस करते थे पूरा उनका प्रक्रिया। और धीरे धीरे बाद में पता चला कि उनमें से कुछ है जो नक्सलियों से जुड़े लोग हैं। मुझे तो उनके नाम भी आज भी मालूम है, सार्वजनिक करना अभी भी नहीं चाहूंगा। वो नक्सलियों से उनके लिंक जुड़े हैं, तो वो भगत सिंह पर नाटक ऐसे करके व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह दिखाना चाहते थे, और ये कि आपको कुर्बान होने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगत सिंह का दर्शन अलग था, जिनके नाम पर ये युवाओं को प्रेरित करते हैं, भगत सिंह बनो, भगत सिंह का दर्शन अलग था। जब असेंबली में उन्होंने बम फोड़ा था, उसके बाद जो महात्मा गांधी ने कल्ट ऑफ बम लिखा, उसके उत्तर में उन्होंने जेल से फिलॉसफी ऑफ बम नाम का एक लेख लिखा, बिल्कुल, ओपनली अवेलेबल, कोई भी पढ़ सकता है, छोटी सी पुस्तिका। बिल्कुल। उसमें उन्होंने शुरुआत में ही लिखा कि हम मानव जीवन को अपार प्रेम करते हैं और सम्मान करते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम प्रेम को बहुत सम्मान देते हैं, हम तो जीवन की तमाम उन सारी आकांक्षाओं, सपनों से भरे हुए लोग हैं। तो वो कोई हिंसा के पैरोकार नहीं थे भगत सिंह। ये क्या करते हैं, युवाओं को भगत सिंह का नाम लेकर अपनी हिंसा में, अपनी फौज में शामिल होने का किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं, और जो फौज में डायरेक्ट ना शामिल हो, उनको संसाधन जुटाने में लगा देंगे, उनको लिखने पढ़ने में लगा देंगे, उनको सोशल मीडिया हैंडल्स आज के चलाने में लगा देंगे। उनमें से बहुतों को ऐसे, जहां आंदोलन, जहां बहुत नेचुरल आंदोलन हो रहे हो, जैसे लोकतंत्र की ये विशेषता है कि वहां आपको प्रोटेस्ट करने की पूरी आजादी होती है, आप जाइए। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता लोकतंत्र में। मैं बिल्कुल मानता हूं, सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। हर किसी को सरकार का विरोध करने का, चुनी हुई सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप सरकार का विरोध करने की आड़ में बुला के कहीं समाज और देश का ही विरोध तो नहीं करवा रहे हैं। ये उस ऊर्जा पर सवार हो जाते हैं, जैसे लहर समुद्र की आती है, उस पर सवार होकर तैर जाते हैं। जो युवाओं की ऊर्जा है, किसी जेन्युइन विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सरकार को क्रिटिक कर रहे हैं, उस लहर पर ये तुरंत सवार हो जाते हैं। इनके ऐसे, इनकी टूल किट में है, कैसे इनके लोग रहते हैं, वो इन चीजों को नोटिस करते हैं। आप देखिए, नोएडा में ही, गाजियाबाद और गुड़गांव में ही मजदूरों का एक आंदोलन हुआ था, गिग वर्कर्स का, उनके जेन्युइन मांगे हैं, लेकिन तुरंत उसमें ये अर्बन नक्सल्स, दिमागी नक्सल शामिल हो जाते हैं, और उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कहां किस तरह की हिंसा करनी, तोड़फोड़ करनी है, तुरंत उसमें शामिल हो गए। कोई भी मजदूर इसलिए नहीं आता कि मैं तोड़फोड़ करके जेल जाऊं, वो तो आता है कि मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराऊं, और जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो समाधान निकाले समस्या का। यही तो लोकतांत्रिक तरीके से
यही सवाल तो तो ये प्रोफेसर चीजें है, लोग प्रोफेसर समझना साहब चाहिए। यही सवाल तो है, यही सवाल है कि इनको अब कैसे चेक किया जाए। पहला काम तो चेक, फिर इनको कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र है और राष्ट्रवाद की एक अलग है भाई। अर्बन नक्सल, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये दिमागी नक्सलियों को देखना होगा, सचेत रहना होगा और इनको एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट भाषा थोड़ी सी कड़ी हो जाती है, हम तो कह रहे हैं कि उनको समायोजित करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अर्बन नक्सल की जो सोच 12वीं क्लास पास करने वाले लड़कों में जो, और सुदूरवर्ती जहां से हम आप भी बिलोंग करते हैं, या तो बिहार से, या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से, सुदूर उड़ीसा से, या देश के बंगाल से, देश के अन्य जितने भी राज्य हैं वो रिमोट एरिया से ही आते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कच्चे घड़े की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। वो वहां पर ढल जाते हैं और वो फैशन के तहत लेते हैं। जो दूसरा पक्ष इनको एलिमिनेट कर सकता है या समायोजित कर सकता है, अर्थात राष्ट्रवादी सोच, देश के मूल्यों के साथ जो चल सकता है, वो तत्व भी प्रभावी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक आंदोलन करने वाले या एक संगठन के रूप में ही प्रभावी होते हैं। इसलिए इनका टूलकिट बहुत प्रभावी है। बहुत गहन सवाल है ये, इस पर आप, क्योंकि आप जेएनयू में रहते हैं, क्योंकि मैं एक उदाहरण दे दूं, जिस जेएनयू में अभी भी उमर खालिद को बहार बताया जा रहा है, उमर खालिद प्रोग्राम करें उसके लिए, अब वो सब मैं नहीं कहना चाहता, आप वहीं पढ़ाते हैं और सारी बातें आप समझ रहे हैं, और उसके वो टूल किट जेएनयू के लाइब्रेरी से निकला और उसके बाद जाकर के प्रेस क्लब तक उसका क्या कुछ हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आप कितने लोग उतर आए, वो टूल किट बिल्कुल फिट है। उस टूल किट को दूसरा जो पक्ष है वो कैसे कंट्रोल करे, दिस इज बिग एंड बिग क्वेश्चन। जी देखिए, कुछ छात्र संगठन ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं, उनको सांस्कृतिक रूप से जोड़ रहे हैं, उनको राष्ट्रवाद की भावना उनमें लाते हैं और उनको उनके करियर, उनका अध्ययन, इन चीजों में कैसे सुविधा मिले, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए एबीवीपी एक विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है। अब होता क्या है कि कहावत है जहर जहर को मारता है, लेकिन यहाँ जो विद्यार्थी संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखता है, भारत की संस्कृति और सभ्यता में भरोसा रखता है, जो संस्कृति और सभ्यता डिबेट और डाइसेंट को बहुत प्राथमिकता देती है, वो छात्र तो वहां रहेंगे जरूर। उमर खालिद के कार्यक्रम में भी छात्रों ने मौजूद रह के वहां नारेबाजी की, वहां पर विरोध जताया अपना, लेकिन वो मर्यादाएं नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये उच्छृंखलता, जो हिंसक है उस वो मर्यादाओं को तोड़ेगा, जो अहिंसक है, जो लोकतांत्रिक है, वो मर्यादाएं नहीं तोड़ता, अपना नुकसान उठा लेगा लेकिन मर्यादाएं। तो जहां तक ये बैलेंसिंग का बात करें, बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं, इनको आइडेंटिफाई करके, जो आपने कहा कि इनको इंटेलेक्चुअली एलिमिनेट करिए, राइट, इंटेलेक्चुअली एलिमिनेट करिए, ये पहला काम। ये दूसरा कि आप हर एक कैंपस में, और कैंपस ही नहीं, घर से हर एक परिवार की जिम्मेदारी है कि उनका बच्चा किस तरह की गतिविधियों में जा रहा है। हालांकि आज स्मार्टफोन के युग में बड़ा कठिन हो गया है ये जानना को कि सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ा है, कहाँ क्या लिख रहा है, कहाँ क्या पढ़ रहा है। फिर भी कम से कम ऐसे विचार और संस्कार जरूर बच्चों में हमें डालना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ये कोई न्याय पाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उस अन्याय को और मल्टीप्लाई करेगा, हिंसा को बढ़ाएगा, आपको और आपके करियर को जी नुकसान पहुंचाएगा। ये चीजें बच्चों को शुरू से ही समझानी है कि जी कैंपस में आप गए हो तो आपका प्राथमिक उद्देश्य अध्ययन है और इस देश का अच्छा नागरिक बनना है। जब जिम्मेदार नागरिक बनने का भाव आएगा, क्योंकि भारत में आजादी के बाद सब कुछ निर्माण हमने कर लिया, नागरिक निर्माण नहीं किया, युवा निर्माण नहीं किया। तो जब हम युवा निर्माण और नागरिक निर्माण की दिशा में लगे, और ये बहुत व्यवहारिक चीज है, ऐसा नहीं मैं कोई अब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ कि भाई मैं आया हूँ कैंपस में, मैं कुछ ऐसी स्किल, ऐसा ज्ञान हासिल करूं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संभवतः पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो। अब जिसने रेबीज का इंजेक्शन बनाया लुई पाश्चर ने, तो अपने लिए नहीं बनाया ना, पूरी मानवता का काम आ रहा है। तो ऐसा जब छात्रों में रहेगा, मेरे कार्य से पूरी मानवता को का हित हो सकता है और इस विचार से पूरी मानवता का हित होता है, तब वो समझेगा उन बातों को। और एक और चीज कि इनकी जो टूल किट है उसमें नशा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये
युवाओं को नशे की जाल में फंसा के धीरे धीरे अपने साथ बैठने को विवश करते हैं और उस नशे में फंसकर वो उनके साथ लंबे समय बैठने लगता है और उसका दिमाग अपने आप इनकी ये उसके दिमाग के हैंडलर बन जाते हैं। हम्म। तो नशे से भी युवाओं को बचाना पड़ेगा कि वो नशे की जाल में ना फंसे, उसके इनके चक्कर में ना आए। और इस तरह के अध्ययन सर्कल हर कैंपस में, हर कॉलेजेस में, हर राइट। स्कूलों में स्टडी सर्कल्स इस तरह के लाए जाएं जहां क्लैरिटी लाई जाए कि लोकतंत्र में आपको पर्याप्त संसाधन है, रास्ते हैं जहां आप विरोध हर चीज का कर सकते हो। आपके राइट। पास आरटीआई है, आपके पास अदालतों का रास्ता है, आपके पास सड़क से संसद तक बात उठाने वाले लोग हैं, आप सही स्वयं भी बात। अपनी बात उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात कोई नहीं नोटिस करेगा। आप खुद कैंपेन चला सकते हैं। आपको उसके लिए किसी नक्सली, किसी इस तरह के हिंसक या आतंकी संगठन के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। अन्याय हर समाज में, तो विश्व का एक समाज दिखाइए जहां अन्याय ना हो, जहां गरीब ना हो या जहां किसी तरह से डिले ना हो। हर व्यवस्था में है। तो और लोकतंत्र कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। ये परफेक्शन की तरफ रोज बढ़ने वाला सिस्टम है और इसे राइट। ले कौन जाता है? उस समाज का नागरिक। तो राइट। जब आप लोकतंत्र की गाड़ी के आगे काठ रख दोगे, इस तरह का नक्सली काठ, तो लोकतंत्र की गाड़ी डिरेल हो जाएगी और तब आप कहोगे लोकतंत्र चल ही नहीं रहा है। आप देखिए नक्सल प्रभावित एरिया में इन्होंने क्या किया, ना स्कूल बनाओ तो बम से उड़ा देंगे, जो हम्म। पढ़ने अपने बच्चे भेजे उनको मार देंगे। हम्म। सड़क बने, सड़कें पुल बम से उड़ा देंगे जिससे कोई आवागमन न हो। बिजली लगे तो उसके ट्रांसफार्मर जला देंगे। हॉस्पिटल लगे, डॉक्टर को मार के भगा देंगे, हॉस्पिटल तोड़ देंगे। कुछ होने ही ना दो जीवन में अच्छा, जिससे कि लोग इस हिंसा के दर्शन को अपना श्रेष्ठ दर्शन माने और उसी राइट। लड़ाई में अपनी पीढ़ियों को गंवाते रहें। तो ये इसीलिए मैं तो इसे मानता हूं, जैसे कैंसर की सेल होती है ना सर, कैंसर की सेल की मैं एक सुन रहा था एक्सपर्ट से, एक मैं तो नहीं हूं, एक एक्सपर्ट बता रहे थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमारी बॉडी में हमारे जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनको ऐसे दिखाता है कि हम आपके ही हैं। हम आप बहुत फेमिलियरिटी दिखाते हैं, कुछ अलग से नहीं है होता, इसलिए आइडेंटिफाई जल्दी नहीं उसे होता। स्लीपर सेल कह जब सकते हैं आप। हाँ, स्लीपर सेल की जब भूमिका में होता है जब वो। तक वो कोलैप्सिंग पर नहीं आ जाए इंसान का स्वास्थ्य और शरीर, तब तक वो दिखाता है शरीर के राइट। टिश्यूज को और सेल्स को कि हम आपके हैं राइट। और वो उसे स्वीकार करता रहता है। जी। ये दिमागी नक्सल इसी तरह है कि हम आपके हैं, हम समाज के शुभचिंतक हैं, हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रक्षक हैं, इसलिए हमारे साथ आप रहेंगे तभी ये दुनिया एक बेहतर समाज होगी, तभी ये देश एक अच्छा विकसित राष्ट्र सबके लिए होगा। तो ये नैरेटिव्स और नरेशंस, पंच लाइन, वन लाइनर्स हम्म। से तो नहीं सिस्टम चलता ना। तो हम्म। इन तरह की दिमागी नक्सल उस कैंसर सेल की तरह है, इसलिए इस कैंसर सेल की बड़ी राइट। लगता है कि प्रोफेसर रवि रमेश से हमारा जो जंगलों में थे उसका इलाज तो सरकार ने कर दिया। जी। जी, जंगलों में जो थे उनका तो एक लक्ष्य था, वो फिजिकली दिख रहे थे, उनका इलाज सरकार ने कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने, एक ऐतिहासिक बात की, बहुत साहस की बात है, प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त के दिन इस बात को कहे और इन्होंने सचेत किया युवाओं को, खास तौर पे कि युवाओं को सचेत रहना चाहिए इस तरह के दिमागी नक्सल से, और तभी जाके आप अपने देश को एक विकसित देश और अपने समाज के खुशहाल समाज बना पाएंगे और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना के अपने और किसी के काम आ सकेंगे। बिल्कुल। व्यर्थ ये जीवन और विचार गंवाने से किसी को कुछ नहीं हासिल हुआ, क्योंकि अब हमारे सामने 1967 से लेकर आज तक ये देखिए 60 साल का इतिहास है सामने। ऐसा भी नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि अभी ये हो, जो होगा देखा जाएगा, तब का तब सोचेंगे। अब तो 60 साल का यहाँ अपने देश में अनुभव है। कम्युनिस्ट यहाँ 1921 से आए, तब से अब तो 105 साल का अनुभव है। कम्युनिस्ट रशिया में आए, उसका हमारे पास अनुभव है, चीन में आए, तो हमारे पास सारी केस स्टडीज हैं जहां कम्युनिज्म ने सिर्फ हिंसा और तानाशाही को प्रमोट किया और उसका माध्यम लेकिन बहुत सॉफ्ट रहा कि कविता कविता पढ़ाते पढ़ाते इंसान को, वो दुष्यंत कुमार कहते हैं ना, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो ये इन्हीं के लिए कही थी संभवतः कि ये पहले तो आपको गाने से रिझाएंगे, लेकिन फिर आप चिल्लाने लगेंगे, अपने आप गला फाड़ने लगेंगे, जो निरर्थक होता है। बहुत महत्वपूर्ण जी बात प्रोफेसर रवि रमेश ने आपने कही है। एक बीड़ा उठाना पड़ेगा क्योंकि ये एक प्रधानमंत्री के आह्वान से या प्रधानमंत्री के प्रयासों से, मैं प्रयास शब्द क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगता यही है कि प्रधानमंत्री जिन छात्रों को बरगला करके और सब कुछ किया गया शिक्षा में सुधार के नाम पर, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया अपने आप को
और प्रधानमंत्री तो अब स्वयं उनसे कनेक्ट होकर के उस जेनजी से राष्ट्र को जोड़ रहे हैं। ये उनका क्रिएशन है और ऐसा ही प्रयास प्रोफेसर रवि रमेश जैसे प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, हम पत्रकारों से भी उम्मीद की जानी चाहिए और लोकतंत्र के सही परिभाषा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए बड़े बड़े सरल शब्दों में। और वही सवाल कि जब 12वीं पास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों से बच्चा, और जहां से ये बोल रहे हैं जेएनयू से, वो एक तो प्रयोगशाला है इस तरह की चीजें, अब तो खैर बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है, तो राष्ट्रवाद की भी एक सोच होती है और उससे भी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और जैसा कि रवि रमेश ने कहा कि सड़क से संसद तक अपनी बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीका है जो नक्सल, अर्बन नक्सल के जरिए नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है राष्ट्रवाद की राह पर चलकर भी, और इसके लिए जिस प्रयास की दरकार है, शायद इसी मुहिम में इस वीडियो का अपना महत्व है। इसलिए इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं, प्रोफेसर रवि के प्रयासों से अगर आप सहमत हैं, हमने जो सवाल उठाने की, गंभीर सवाल उठाने की कोशिश की है, सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल खबरों के जरिए और उनके विश्लेषण के जरिए मैं उठाने की कोशिश करता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को।